पाकिस्तान के वजीर आजम बार बार कह रहे हैं जी बात कर लो, बात कर लो। हिंदुस्तान दुनिया भर में हमारे खास तौर से जो कूटनीति इस वक्त चल रही है, डिप्लोमेसी जो चल रही है, वो ये है कि हम बताएं कि हमने इनके यहां दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया था, इनकी आर्मी को, इनके लोगों को नहीं बनाया था, और वो काम हमने कर दिया और ये सबूत हम दुनिया भर को दे रहे हैं। मेरे साथ कैप्टन एसएस पनेसर साहब भी हैं, साबिक डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी के इंडियन एयरफोर्स के। मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। पनेसर साहब, ये जरूर जानना चाहूंगा, ये F-16 जो तैयारा है पाकिस्तान के पास, ये बहुत एडवांस माना जाता है और बहुत आधुनिक इस दौर का माना जाता है। क्या वाकई ऐसा है क्या जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जिन्होंने आज हिमाकत की है, वो जिस भी दबाव में की हो, दिन दहाड़े आने की कम से कम कोशिश इन्होंने की है, क्या एयर वायलेंस की जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से क्या हमें आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। F-16 इज बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड जहाज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास भी काफी अच्छे लड़ाकू जहाज है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और हमको ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान की आर्मी, दुनिया में लड़ाइयां होती है, उसे प्रिजनर ऑफ वार भी पकड़े जाते हैं, क्या वो उनके सर काट के भेज देते हैं? ये क्या आर्मी का कौन सा कानून है जो कर रहे हैं? इनको अभी तक ये सबक दिया? आज हमने इनके किसी प्रिजनर ऑफ वार को ऐसे तंग करा उसके सर काट के दिए हैं? लेकिन ये जो पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसी है, ये बहुत गलत है, इनको रोकना पड़ेगा और पाकिस्तान की अवाम को खड़े होकर देखना पड़ेगा कि क्या वो अमन चाहते हैं या आर्मी के साथ हाथ मिला के लड़ाई करना चाहते हैं। हिंदुस्तान से हाथ बढ़ाने से पाकिस्तान की अवाम की तरक्की होगी। आज जो उनका सारी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये इनका इमेज बदल सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, लेकिन आर्मी पाकिस्तान की सोल्यूशन नहीं चाहती। आज भी हमारी सरकार से हाथ मिलाएं और पीस की बात करें और पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा सारी दुनिया में। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। लेकिन F-16 के बारे में आपने कहा है ये बहुत अहम तैयारा। मैं आपके पास आना चाहूंगा सर, एनपी सिंह साहब, ये एयर वायलेंस जो इन्होंने किया है, इस पर हमारी जवाबी कार्रवाई भी, हमारा रिएक्शन भी, क्योंकि मीटिंग हुई है और लगातार ये कशीदगी जिस तरह से बन रही है, उसके बाद हमारे भी पॉलिटिकल लीडरशिप और फौज के जरिए मीटिंग जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मीटिंग जारी है। क्या और कोई जवाब दिया जाएगा इनकी दिन दहाड़े की इस हरकत पर, जैसा कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? हालांकि ये घुस ही नहीं पाए, ये तो खदेड़े गए, पहले ही खदेड़ दिए गए, लेकिन कोई जवाब आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? आपने F-16 की बात की और जो बहुत आधुनिकतम हवाई जहाजों में, लड़ाकू विमानों में, स्ट्राइकर में गिना जाता है। लेकिन आप विडंबना देखिए एक देश की, उनकी जो फौज की, उनकी जो एयरफोर्स की सबसे एडवांस उनके एयरक्राफ्ट को हमारे सबसे पुराने एयरक्राफ्ट MiG-21 इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ MiG। वी हैव अप टू MiG-29 जी, ठीक है। हमारे फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट, सबसे पुराने एयरक्राफ्ट में ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, डिस्ट्रॉय किया और भगा दिया। बाकी तो भागना पड़ा था, वो भी जा सकते थे, ठीक है। एक रहा, उसे डाल दिया। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ मशीन ही काम नहीं करती है, मैन बिहाइंड द मशीन। ये बहुत बड़ा मिशन था जो हमारे जो पायलट जो अनफॉर्चुनेटली अभी मिसिंग हैं और उस टेरिटरी में चले गए, क्योंकि वहां जाके इंटरसेप्ट करके उसे गिराया है और अपने यहाँ आने नहीं दिया। आप सोचिए कि अगर वो हमारे यहाँ आ जाते या सफल हो जाते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डैमेज होता, सिविलियन पॉपुलेशन होता या मिलिट्री हमारी इंस्टॉलेशन हो सकती थी। लेकिन हमने इमीडिएटली रिटेलिएट कर दिया और उन्हीं की टेरिटरी में कर दिया, आपने यहाँ घुसने से पहले ही कर दिया जी, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है, ये सेकंड मैसेज है जिसे हम बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमने वहां जाके मारा और उन्होंने वहां से यहाँ आने से पहले ही उन्हें गिरा दिया जी। और वो भी किसमें? अभी तो हमारे पास तो बहुत बड़ी फ्लीट है हमारे पास, और ये जो 12 गए थे, ये 12 तो बहुत छोटा है। हमारे यहाँ तो जब मिशन के लिए जाएंगे तो इट कुड बी नंबर, कुड बी एन नंबर, ठीक है ना। इट कुड बी 20, इट कुड बी 30, इट कुड बी इन ए डिफरेंट फॉर्मेशंस, ठीक है ना। तो ये सब मैसेज हैं उनके लिए। अभी भी मौका है तबाही से बचने के लिए, अपने देश के प्रोग्रेस के लिए। आप सोचिए, देखिए हम यहाँ बैठे हुए सभी लोग, हम गैर राजनीतिक हैं, हम डिफेंस की बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं सभी, और हम आज भी युद्ध की हम भी नहीं सोच रहे हैं, हम भी उनके भले की सोच रहे हैं, ठीक है ना। आज भी हम चाहते हैं कि वहां अच्छा हो। क्यों चाहते हैं? कि वो भी हमारी तरह खुशहाल रहे, लोग अच्छा जीवन जिए। और
ये आतंकवाद बंद होना ही इस चीज को सुनिश्चित कर देगा जी। अब ये सारा सब कुछ उन्हीं के कोर्ट में है। वर्ल्ड में कहीं उनके साथ किसी देश का उनके साथ आज की डेट में सपोर्ट नहीं है जी, क्योंकि और ये उन्हें एहसास है चाइना आज ने की भी, डेट जिसको वो अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं या ये मानते हैं कि कम से कम वो हमारे लिए आके खड़ा होगा, उसने बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी थी। सुषमा स्वराज चाइना में है, हम अपने हिसाब से जो 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 कभी कभी विपक्ष कहता था ना कि झूला अहमदाबाद में झुला रहे थे मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट को, आज उसका असर हमें लगता है दिख रहा है। तो जो कुछ दुनिया को हमने साधने की कोशिश की इतने सालों में, आज दुनिया कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्स कर रही है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आज के सिनेरियो में और अब से पहले अगर कारगिल वार को भी देख लें या उससे पहले कहीं भी चले जाएं, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पहले अमेरिका पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट करता था जी, लॉजिस्टिक की, वेपन्स की, मनी की। चाइना करता ही रहा है, ठीक है। पूरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से पैसे की खूब ये मिलती थी, बिल्कुल नेचुरल राई कहा जाता था, ठीक है। उन्हें धीरे धीरे हकीकत का पता चला। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो हमारा पूरा जो पॉलिसी रही है नेशन की पॉलिसी पिछले 5 सालों में, सबका परसेप्शन बदल गया है। हकीकत, हमने उन्हें हकीकत बताई है कि हम क्या हैं, हम क्या सोचते रहे हैं, क्या पॉलिसी रही, क्या हमारी पॉलिसी है। हम कभी भी मानवता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। वी आर ह्यूमैनिटेरियन और आतंकवाद जो है वो एंटी ह्यूमैनिटी ही है और वर्ल्ड में वो बहुत जगह प्रूव हो चुका है। सर, मेरे उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। शायद ये यहां से शायद ये जवाब देना ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है, ये तो बता दीजिए कम से कम कि ये एयर वायलेंस जो हुआ है पाकिस्तान की तरफ से दिन दहाड़े, उसके ऊपर क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ रिएक्शन मिलेगा क्या? क्योंकि ये ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता मुझे लगता है। जो उन्होंने एयर वायलेशन किया है उसे तो रिटेलिएट कर दिया गया है जी। मुद्दा अभी वही रहता है जिसके लिए सारी समस्या है। मुद्दा है आतंकवादी कैंपों को, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, आतंकवाद को कुचलना। अगर पाकिस्तान उस पे एग्री होता है, क्रेडिबल एक्शंस लेता है, वर्ल्ड को, इंडिया को एश्योरेंस देके उस पे काम करता है, तो आगे रास्ता अमन चैन का होगा। अदरवाइज अब आसानी से इंडिया रुकने वाला नहीं। लेकिन आज जो हरकत वो करने की कोशिश कर रहे थे प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, उन्होंने तो एक तरह से, राजवीर शर्मा जी, उन्होंने तो एक तरह से जंग वाली हालात पैदा करने की कोशिश की ना। घुसने की तो कोशिश अब वो कर रहे थे, हमने दहशतगर्दाना अड्डों पर हमले किए, आज वो हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये तो ऐसा लगता है कि जंग की सीधी चुनौती, और फिर दिन भर उनका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। उनका वजीर आजम बार बार कहता है जी हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, जी हम तो बातचीत से खित्ते में हमने चाहते हैं। ये क्या तरीका, ये कैसी सियासत और कैसा जो है बेवकूफ बनाने का तरीका है? आपने सही फरमाया कि ये जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम हिंदुस्तान से जंग नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, हर चीज़ बातचीत के जरिए सुलझाई जा सकती है। पाकिस्तान इसको अच्छे तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान ने उनको एक दो टूक कहा है कि बातचीत और दहशतगर्दी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते जी। इसलिए भारत उस समय तक कोई बातचीत आपसे नहीं करेगा जब तक आप अपने ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ये जो कैंप हैं अपने यहाँ से नेस्तनाबूद नहीं करते। इसलिए जहाँ तक बातचीत का सवाल है, वो तो इस समय जब तक ये एक्शन नहीं लेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। अब रहा दूसरा सवाल कि हम जंग नहीं चाहते, जंग भी नहीं चाहते और अपने विमानों को भेजते हैं हमारी टेरिटरी में। और अगर आप देखें तो ये तो भारतवर्ष ही है जो जंग नहीं चाहता कि आपके एयर अटैक के बावजूद भी हमने कोई अटैक अभी तक पाकिस्तान पर नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि हम रेस्ट्रेंट बरत रहे हैं, अभी भी अपने ऊपर बहुत संयम बरत रहे हैं, अभी भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते। इसलिए तुम जो कह रहे हो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान डजंट वांट ए वॉर, और उसका एक सबूत दे रहे हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते थे काउंटर। जब आपने हमला कर दिया, इट वाज ऑलमोस्ट ए वॉर जी अगेंस्ट इंडिया। वही तो, ये तो सीधे जंग के हालात बना दिया पाकिस्तान ने। यस, और उसके बावजूद भी हमने वार नहीं की। इसका मतलब है कि हम संयम बरत रहे हैं। हम वास्तव में चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन अगर जंग कोई करने पर तुला हुआ हो तो हिंदुस्तान उसका कड़ा जवाब देगा, जैसे अब तक देता आया है 1948 से लेकर के आज तक। फर्क केवल इतना होगा कि अभी तक हम उनकी जितनी भी वार में हमारे पास उनकी जमीन आती थी, हम उसको किसी न किसी समझौते में लौटा देते थे। लेकिन इमरान साहब को और उनकी आर्मी को अब यह समझना चाहिए कि अब ये नया भारत है, और वो नहीं होगा
कि हम जो जमीन उनकी लेंगे वो लौटा दें, और हो सकता है कि पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा बन जाए। ये भी हो सकता है कि अब जो लोग वहां पर सताए जा रहे हैं, आर्मी जिस तरीके का अत्याचार करती है, पीओके में आपने बहुत बार देखा होगा जिस तरीके से उनके ऊपर एक बहशाना बर्ताव होता है, या इसी तरीके से बलूचिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान के वैसे ही टुकड़े हो जाएं। क्योंकि देखिए, जनता भी रोटी तो चाहेगी ना कम से कम जी। और जनता ये तो चाहेगी कि जब वो शाम को जाएं तो उनके घर में चूल्हा जले। आप कब तक उन लोगों को रोक पाएंगे कि वो आपके खिलाफ न बोलें और जैसे आप चाहते हैं वैसे रहें? मैं आपको बता दूं कि वहां की जनता अब इस समय तंग आ चुकी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे आर्मी और वहां की सरकार के खिलाफ वहां की जनता ही झंडा उठाएगी कि हम अब इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए जी। इसलिए पाकिस्तान अगर युद्ध नहीं करना चाहता है और बातचीत चाहता है तो उसको ये जरूरी होगा खदेड़ दे अपने यहाँ से, इनको डिसमेंटल कर दे जितने भी कैंप्स हैं, और टेरर जो फसल उगाता है वो फसल को वो नष्ट करे, तब जाकर के कहीं बातचीत होगी। और भारत तो ये चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, पाकिस्तान को चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन अगर पाकिस्तानी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले तो उसमें हिंदुस्तान क्या करेगा? मैं आपके पास भी आना चाहूंगा पनेसर साहब, कैप्टन पनेसर साहब, ये जो आज की हिमाकत है ये तो सीधे सीधे जंग शुरू करने की एक तरह से कोशिश है, ये सीधा चैलेंज है। जब एक बात हो गई, जब हमने आपको बता दिया कि हमने आपके यहाँ घुसकर दहशतगर्दों को मारा, वो भी हमारे टेरिटरी में, तो आप अगर इस तरह से अटैक करने की कोशिश करते हैं तो क्या इस वक्त जवाब देने की सख्त जरूरत नहीं है, या देना चाहेगी हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस? देखिए, ये पाकिस्तान का डिसीजन जो एक जहाज भेजा बहुत गलत था, लेकिन इनको मैं ये याद कराता चाहिए, ये ना समझे कि हमने चूड़ियां डाल रखी है। अगर ये हमले की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी काफी मसला है इनको अटैक को रोकने के लिए। ये ना समझे गलत डिसीजन लेके कि एक जहाज या दो जहाज भेज के हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। इसका पूरा इनको मुकाबला इनका किया जाएगा, और ये ना हो कि इसी जंग में पाकिस्तान ही कंप्लीटली खत्म हो जाए। और जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान की अवाम जो है उनसे पूछिए कि आप लड़ाई चाहते हैं कि आप पीस चाहते हैं, और इनको तब पता लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट कहां पर है और आर्मी के डिसीजन कहां पर लिए जा रहे हैं। तो ये जो इनकी सोच समझ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के वो अटैक कर लेंगे, ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। और ये ना समझे कि यहाँ पर सब लोग वो टाइम चला गया, अब पुलवामा के बाद सब उठ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने अब अंत हो गया तब ये अटैक करा है। और हमने सिविलियन के ऊपर नहीं अटैक करा, ये उन अड्डों पे करा है जहाँ पे इनके जो टेररिस्ट पैदा किए, ये तो दुनिया जानती है, बिल्कुल ये दुनिया जानती है। एनपी सिंह साहब, एक तरफ तो रोना रो रहे हैं तमाम टेलीविजन चैनल, और हम देखते हैं वहां के पत्रकार, वहां के लोग, हिंदुस्तान जी हमसे तो कई गुना बड़ा है और हम तो बहुत छोटे से हैं और हम क्या जंग करेंगे। और उसके बाद आज की ये हिमाकत, भले ये तो एकदम दूर से खदेड़ दिए गए, उन्हीं की टेरिटरी में जाकर के उनको भगाया गया वहां से, लेकिन ये हिमाकत करने की अगर इनमें ये हिम्मत आ रही है या ये दिखाना भी चाह रहे हैं अपनी आवाम को, तो ये इनके इरादे ठीक नहीं है। यानी ये इनकी बेशर्मी जो है किसी भी हद तक जा सकती है, इसका भी इलाज करने की जरूरत है। बिल्कुल इलाज की जरूरत है, और आर्मी भी और सरकार को प्रेशर में लाके कि पब्लिक का प्रेशर, और ये दिखाने के लिए कि हमने भी कुछ कर दिया, हमने बदला ले लिया। अब तक इन्होंने क्या किया है कि अपने आप को एक स्ट्रांग पावर दिखा के इन्होंने बहुत जगह से कंसेशंस लिए हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है ना, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम हेल्प कर देंगे, हम मिलिट्री आपकी हेल्प कर देंगे, हम कैपेबल हैं, उन सब चीजों को दिखा के दुनिया में इन्होंने लिए हैं। और वहां की आर्मी का मेजर रोल रहता है उसमें, वो दिखा देंगे हम इतनी बड़ी पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे रियलिटी समझ में आ रही है, वो अभी भी रिट्रीट इसलिए करना चाहते थे कि शायद कुछ हो जाए और कुछ हम डैमेज कर दें और फिर हम शोर मचा के कह दें अपने देश में कि हमने ऐसा कर दिया, बदला ले लिया। लेकिन हुआ क्या कि लेके चले और पूछ दबा के भागना ही पड़ा, और एक उसमें जब एक गया तो बाकी भाग गए जी, ठीक है। सो उससे कोई बहुत इनक्रेडिबल नहीं, कब तक झूठ चलेगा। उन्होंने कोई इंडिया में तो कोई डैमेज किया नहीं, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट हमारा भी वो तो रिएक्ट करने में वो तो जाएगा ही, वो तो अटैक होगा, तो जब लड़ाई होगी तो होगा, ऑब्वियसली वो तो होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और हम उनकी प्रिपेयर्डनेस में इतना डैमेज कर पाए, तो इतना तो मैसेज क्लियर हो जाता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा। अगर वो और ज्यादा मिस एडवेंचर करेंगे जी, तो नुकसान उन्हीं को होगा और पाकिस्तान के भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत बड़ा, की जगह ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत बड़ा इशारा, सीधा इशारा। ये हिमाकत अगर करने की आगे कोशिश हुई
या सोचा भी गया तो फिर इसका नतीजा बहुत खौफनाक हो सकता है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर राजवीर शर्मा हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। मेरे साथ एनपी सिंह साहब हैं, साबिक नेवी ऑफिसर हैं। सर, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। और हमने अपने साथ कैप्टन एसएस पनेसर साहब को भी जोड़ा है, जो कि साबिक डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी के इंडियन एयरफोर्स में। सर, मैं अब आपके पास खास तौर से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को लेकर आऊंगा। मैं एनपी सिंह साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अगला कदम हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी मौजूदा हालात को देखते हुए क्या हो सकता है, आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ बैठ के और भारत क्या करेगा कैसे करेगा, हम उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते जी, ठीक है ना। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी तीनों सेनाएं, हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स और जो जितने भी कंसर्न लोग हैं जी, वो देश के इंटरेस्ट में बैठ के जो डिसाइड कर रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है। इंडिया कोई भी काम जल्दी में नहीं करता है, प्रूफ है, ठीक है। हमने वेल प्लान्ड, हमारी प्लानिंग और हमारा एग्जीक्यूशन दोनों एक्सेलेंट रहे हैं और ये मैसेज ग्लोबल जाता है। पाकिस्तान को तो जा ही रहा है, ग्लोबली भी जाता है। हम इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं और बहुत पेशेंस भी रखते हैं, हम किसी को वो करने में नहीं करते हैं। अब जो भी गवर्नमेंट करने जा रही है या जो करेगी या जो हमारी सेना या वायुसेना और नौसेना करेगी, मैं आपको बता दूं कि हम हर फ्रंट से, फ्रॉम कोस्टल लाइन, ठीक है, आई एम फ्रॉम द नेवल एविएशन, मैं थोड़ा बता सकता हूं कि हमारी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है वो भी, लेकिन कराची हमारे बहुत लिमिट में है। एंड वी आर ए ब्लू वाटर नेवी, ठीक है। एक कन्वेंशनल नेवी होती है, एक ब्लू वाटर होती है। जैसे मतलब ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि जब आप बहुत दूर जाके जी और अटैक कर सकते हैं। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पे भी हम बहुत 20-25 एयरक्राफ्ट हमारे उस पे भी होते हैं। उसमें फाइटर प्लेन भी होते हैं, उसमें एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी होते हैं, उसमें हर तरह की सुविधाएं होती हैं। उसमें मिसाइल, गन्स, जो वेपन एम्यूनिशन चाहिए, उनकी जो रेंज होती है, अगर वो अपने कहीं से भी अटैक करना चाहें, हम उस रेंज से भी बाहर जा सकते हैं अटैक करके और उससे दूर जा सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। वी कैन स्टे अवे। तो जो भी हमारी गुजरात, कच्छ, पोरबंदर, उस तरह की, इवन जो बॉम्बे, गोवा, उस जोन तक भी अगर वो जुर्रत भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट 1971 में बहुत क्लियर एग्जांपल था जब उनकी पीएनएस गाजी एक सबमरीन को वहां से भेजा गया था और हमने किस तरह से उसे डुबो दिया था, ठीक है ना। और हमारे पास जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं होता है तो उसके साथ एक पूरी फ्लीट होती है, ठीक है ना। उसमें डिस्ट्रॉयर होते हैं, उसमें सबमरीन्स होती है, उसमें फ्रिगेट्स होते हैं, माइन स्वीपर होते हैं। सो वी आर सो वेल इक्विप्ड कि हम हर फ्रंट पे, हम वो एक फ्रंट से देख रहे होंगे, इवन नेवल एविएशन इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग। हम ये नहीं कि हम सिर्फ एयरफोर्स से इस फ्रंट में ही करेंगे, हम उस फ्रंट में भी कर सकते हैं जहां से वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो अगर वो कुछ भी एस्केलेशन करेंगे, अगर वो आगे कुछ भी करेंगे, क्योंकि इंडिया इज नाउ डिटरमाइंड और इंडिया हैज ए ग्लोबल सपोर्ट टू एलिमिनेट द टेररिज्म। जी, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, मदद करता है, वेलकम, वी आर फॉर देयर बेटरमेंट। लेकिन अगर वो उल्टा चलेगा तो रास्ता क्लियर है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आज हम पहले वाले नहीं हैं, आज हमारे पास वी हैव ऑल द एक्सेस, ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड वी आर कैपेबल। जी, ये बहुत अहम बात। अब इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, सामाजिक जिम्मेदारी का भी तकाजा, हम जी सलाम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कल भी हमने लगातार दिन भर इस पर बात की। इस वक्त पूरा मुल्क एक है, सियासी पार्टियों के तो छोड़ दीजिए, उनका रुख तो अभी थोड़ी देर बाद ही, आप थोड़ी देर पहले ही समझ में आ गया, 10-15 दिन भी वो साथ नहीं रह सकते। लेकिन हिंदुस्तान 125 करोड़ अवाम जो है वो इस वक्त एक है इस मुद्दे को लेकर के, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है? मैं राजवीर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या होनी चाहिए, सोशल मीडिया के हवाले से भी, समाज के हवाले से भी? देखिए रहमान साहब, मैं आपको दो बातें बताऊं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, संकट आता है या युद्ध भी होता है, तो वो दो तरीके से लड़ा जाता है। जो बॉर्डर्स की लड़ाई है वो तो हमारी डिफेंस फोर्सेस लड़ती हैं जी, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है लड़ाई लड़ने का वो है उस देश की जनता। और इसलिए जहाँ पर हमारे जवान लड़ाई लड़ते हैं
वहाँ ये जरूरी है कि जो देश की जनता है वो भी अपना सामाजिक दायित्व तो निभाए। जब मैं ये कहता हूँ कि सामाजिक दायित्व तो निभाए, तो मेरा मकसद ये है कहने का कि उसे भी आंख और कान बन करके और आर्म्स बन करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी फेक न्यूज सोशल मीडिया के द्वारा फैलाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के भीतर से ही ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को नहीं चाहते कि वो शांति से रहे या उसमें स्थिरता रहे, स्लीपर सेल्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल इस वक्त इस टाइम खासतौर से किया जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में उन स्लीपर सेल्स के खिलाफ भी मुस्तैद रहना, सावधान रहना, ये हमारे में से हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और ये भी एक सच्चाई है, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी मजहब को मानने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो नहीं होता है कि एक खास कम्युनिटी, कोई भी हो सकती है उनकी स्लीपर सेल, पैसे के लिए वो लोग काम करते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि स्लीपर सेल्स के जो रिक्रूटमेंट है उसमें वो किस आदमी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। तो जिसका भी ब्रेन वॉश हो जाएगा वो उसका हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, और कई पकड़े हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है, उसका कारण मनी हो सकता है, उसका कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन स्लीपर सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। और खासतौर पर जो हमने ये जो दूसरे आतंकी संगठन हैं, उन आतंकी संगठनों को ब्रेन वॉश करते हुए देखा है। जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इसमें पहली एक्सरसाइज ब्रेन वॉश की होती है, जी। और उसके बाद कुछ और होता है, तभी तो वो लोग बम बांध के उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, तो इसलिए पहला काम तो यह है कि जो हिंदुस्तान का अवाम है उसको र्यूमर्स के खिलाफ खड़े रहना चाहिए सावधानी के साथ। और दूसरा, अगर कोई सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आती है उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। और तीसरा, सरकार का जो तंत्र है उसको भी ये देखना होगा कि जो हमारे ये सोशल मीडिया के पोर्टल्स और दुनिया भर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस प्रकार की अफवाहों को या इस प्रकार के जो फेक न्यूज है उसको फैलाने की कोशिश न करें। इसलिए जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको भी हमें मजबूत करना पड़ेगा। जो साइबर क्राइम्स को कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए सबको मिलकर के, और आम जनता का तो खासतौर पर ये आवश्यक है कि वो पूरे तरीके से उसी तरीके से लड़ाई लड़ें जैसे हमारे जवान लड़ते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात। और पनेसर साहब, पाकिस्तान सीधी जंग कभी नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो जानता है उसका क्या नुकसान होने वाला है। वो हमेशा खासतौर से प्रॉक्सी वार या फिर ये हाइब्रिड वॉर जिसको हम कहते हैं वो चलाएगा। और वो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी होता है। वो हमारे ही लोगों में से जो स्लीपर सेल तैयार करती है ISI, उनके जरिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कराना, तवज्जो डाइवर्ट कराने के लिए, ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए सारी वो कोशिशें करेंगे। ऐसे में हमें कैसे अलर्ट रहना है अंदरूनी मुल्क? देखिए, पाकिस्तान को अभी जो मीटिंगें कर रहे हैं अपने मंत्रियों से, उनसे अमन अमान की बात करनी चाहिए, ना कि लड़ाई हिंदुस्तान से। जी, ये ना समझे कि हिंदुस्तान चुप रहेगा इनकी लड़ाई। अब हिंदुस्तान जाग उठा है और अब हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक को भी पता लग गया है अच्छी तरह से। हमने काफी सहन कर लिए इनके जो हमारे नुकसान इन्होंने करे हैं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि हम ईंट का बदला पत्थर और पत्थर का बदला ईंट से देंगे, तो इसलिए पाकिस्तान को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि बजाय लड़ाई की बातें करने के लिए इंसाफ पसंद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और अपने देश की तरक्की के लिए कुछ सोचे। ये ना समझे कि ये देश हिंदुस्तान चुप करके बैठा रहेगा। अगर वो चीन के साथ समझते हैं साथ चीन देगा, चीन ऐसी लड़ाई में इनका साथ नहीं देगा, जाके सारी दुनिया ही पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान को बड़े ध्यान से सोच समझ से सारा काम करना पड़ेगा। ये ना समझे कि झूठी अफवाहें उड़ा के कि हम लड़ाई करेंगे, ये करें, न्यूक्लियर उड़ा देंगे। न्यूक्लियर दूसरे मुल्क के पास भी है। ये ना समझे कि ये मुल्क चुप रहेगा उन हालात में। इसलिए पाकिस्तान को ऐसी झूठी वार्निंग देने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ के अपने भी जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये सबको इकट्ठा होके कोई र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके में र्यूमर जो है नुकसान ही देता है। जी बिल्कुल सही कहा र्यूमर फायदा नहीं देता कभी। एनपी सिंह साहब, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है ये सीधी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसका एक और हाइब्रिड वॉर, इसका एक और डेवलप, तो और खासतौर से आज के दौर में साइबर के जरिए जो लड़ा जा रहा है, अफवाहों के जरिए लड़ा जा रहा है, अंदर से कमजोर कर दो मुल्क को। इसमें पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शरारती हैं, उनके ISI इसी घटिया काम में लगी रहती है और उनका तो जन्म ही इसलिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमने कैसे उससे निपटना है इस वक्त खासतौर से? आज के समय में जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने,
वो शायद 10 साल और 20 साल पहले जब लड़ाई या टेंशन होता था उस समय नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। प्रॉक्सी वार था, लेकिन जो साइबर और जो जितना भी सोशल मीडिया और ये जितना प्रभावशाली हो गया है, जिसकी रीच लगभग सभी लोगों तक पहुंच चुकी है, ये एक नया चैलेंज है, इसका एक नया आयाम स्थापित हो चुका है। और हमें एज ए इंडिविजुअल, एज ए नागरिक, एक देश का नागरिक होने के नाते हमें हर आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे समय में किसी भी अफवाह को, किसी तरह के मैसेज को ब्लाइंडली इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या होगा बिना सोचे। कई बार सोशल मीडिया में क्या चलता है, इधर से आया उधर 10 को फॉरवर्ड कर दिया, 5 को फॉरवर्ड कर दिया, उसने आगे कर दिया, हमने ये भी नहीं देखा कि उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो हम में से सबकी जिम्मेदारी, पहली बात तो एज ए नागरिक, हम एक देश के नागरिक होने के नाते ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कभी भी कोई भी दुष्प्रचार, कोई भी मैसेज ऐसा जो हमारे इंटरेस्ट के, हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए, हमारी सेना के इंटरेस्ट के लिए, किसी के भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कहीं से कोई कॉल आती है, कोई इंफॉर्मेशन लेता है, कोई पूछता है, कई बार हम इनोसेंसी में कुछ बता देते हैं। सो वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी केयरफुल। ये जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी एक नागरिक की जिम्मेदारी है देश के प्रति, हमें उसे निभाना है। सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए भी सबसे पहला काम आईएसआई जो करती है वो ये करती है कि सामाजिक ताने बाने को हिंदुस्तान का डिस्टर्ब किया जाए। उसके लिए और सोशल मीडिया बहुत तेजी से चूंकि काम करता है, इसलिए वो इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। उस पर हम लोग कैसे तवज्जो दें और कैसे बचें, क्योंकि ये चीज जो होती है कई बार बहुत नुकसान कर देती है। कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू और मुसलमान में भेद करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें उनको मदद मिले। और इसलिए जरूरी यह है कि हिंदुस्तान के हर सेक्शन को, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उसको भी देश के नागरिक होने के नाते उसको ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा ताकि देश की जो सेनाएं हैं और देश की जो रक्षा है वो मजबूत हो। और हम ये मैसेज दे सकें पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी एक हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। इसलिए इसकी तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा कि हम उसका कोई साथ देगा, कोई भी आदमी साथ देगा। इसलिए एक तो ये जरूरी है। दूसरे, अगर कोई कम्युनल फ्लेयर अप करने का कोई मैसेज इधर से उधर, जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे कि फॉरवर्ड कर दिया, अब फॉरवर्ड कर दिया तो उसके इम्पैक्ट होते हैं, दिमागी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। इसलिए हमको, मैंने कहा ना कि हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जब हम फॉरवर्ड करते हैं उस समय भी सावधान रहना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमको एक शिक्षा भी देनी होगी अपने व्यवहार से और अपने संबंधों से। बहुत सारे लोग, पाकिस्तान तो चाहेगा ही और अब तक चाह भी रहा है। देखिए, अभी मैं जो देख पा रहा हूं, हम लगातार सोशल मीडिया पर नजर हैं, मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं, कथित तौर पर जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने हमारा एक सैनिक हिरासत में, हमारा एक पायलट हिरासत में लिया है, कथित तौर पर हमारी सरकार ने, हमारी इंफॉर्मेशन और खासतौर से हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने नई इसकी तस्दीक की है। लेकिन ये अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो जो तस्वीर, खासतौर से कथित तौर पर वो तस्वीर जो है खून से सनी हुआ उनका चेहरा, वो लोग लगा रहे हैं और उसके जरिए कह रहे हैं मोदी सरकार को इसे वापस लाना होगा। इस तरह की कोशिश शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं हम सामने वाले मुल्क के प्रोपेगेंडा को ही कहीं ना कहीं और ताकत दे रहे हैं। जब तक हमारे यहां से अभी क्लियर ही नहीं हुआ है कि हमारा बंदा जिसका नाम ये है वो ही है, तब तक हम ये कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो यही दुरुपयोग जिसको हम कह सकते हैं सोशल मीडिया का, शुरू हो जाता है। वो ठीक है, आपके जज्बात होंगे, लेकिन यहां हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त अशोक प्रभाकर साहब भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका खैर मकदम है। मेरे इस सवाल से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? सर, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर ये हरकत शुरू हो गई है और हमारे लोग ये आईएसआई का कहीं ना कहीं जरिया बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं उनके प्रोपेगेंडा का। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी, कहीं भी हम हमारे आईएसआई, पाकिस्तान, इनके बीच में हम ना फंस जाएं। हम कोशिश करें कि हम बिल्कुल जो भी हम फॉरवर्ड करते हैं, जो मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं, उसको हम बारीकी से देखें। अगर हमारे देश के हित में है तो हम उसको जरूर आगे भेजें। अदरवाइज कहीं भी नेगेटिव इसका कोनोटेशन है तो हम उसको आगे नहीं भेजना है। इसका हमारे देश के मोराल के ऊपर, हमारे ट्रूप्स के मोराल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, आईएसआई ने एक मुबैना शख्स का, जिसको कि वो हमारा पायलट बता रहे हैं, उसका एक वीडियो बनाकर और उसकी तस्वीरें कुछ भेजी। अब हम उसको फैला करके ये कह रहे हैं सरकार वापस लाए, सरकार को करना, मतलब हम कहीं ना कहीं उनका जरिया बन गए। सिंह साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसा कर्नल प्रभाकर ने बताया, और हमें स्पेशली
ये सब लोगों को सोचना होगा, अभी इमोशनल ना होके और जस्ट ब्लाइंडली जोश में होश ना खोके हमें क्या करना होगा, किसी भी इस तरह के मैसेज को क्या इसे स्प्रेड करने से हमारे देश का, हमारी सेना का मोरल अप होगा, ये हमें सोचना होगा। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, हमारा एक MiG-21 के पायलट बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो उन्हें न्यूट्रलाइज किया है, जो हमारा F-16 को गिराया है, उनका अटैक को रिटेलिएट किया है, और पायलट जो हैं वो एक्शन में मिसिंग हैं, ठीक है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, इट्स ओके। और इन चीजों के ऊपर लोग एक्सपर्ट नहीं होते, आगे क्या होगा कैसे होगा आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते। अभी इस टाइम बहुत शांति से और होश के साथ हमें उन चीजों पे काम करना होगा, और आई थिंक सभी लोगों ने उस पर काफी डिस्कस कर लिया है, और हमें बहुत ही अपनी जिम्मेदारी के साथ हर नागरिक को, चाहे वो इंटर ग्रुप सेगमेंट सोसाइटी जो ताकतें इस तरह का काम करने की कोशिश करेंगी कि इंटरनली फैलाएं, हमें बहुत ही कॉशियसली रहना है और अपने देश के प्रति अपनी सेना के साथ हमेशा खड़े रहना है। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। और हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है, आर्मी की जो स्ट्रेटजी, उसके साथ अवाम को भी चलने की जरूरत है, बहुत फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। ये बहस इसलिए भी यहां पर जरूरी हो जाती है, हम लगातार बेदार कर रहे हैं तमाम लोगों को कि सोशल मीडिया और के जरिए अफवाहों पर ध्यान न दें और उनका जरिया आप न बने, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की ये भी एक साजिश है, वो इस तरह का वार भी चला रहा है और बहुत खतरनाक होता है, वो ज्यादा नुकसान करता है। मुझे लगता है प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये स्वाभाविक है। देखिए, जो पाकिस्तान है या कोई भी देश जब युद्ध की स्थिति में होता है या इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होता है, पाकिस्तान तो खासतौर पर यही कोशिश करता है कि वो अगर कन्वेंशनल वार सीधे फेस टू फेस आर्मी से नहीं लड़ सकता है तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वार ऐसी चलाए, साइकोलॉजिकल वार चलाए, जिससे वहाँ हिंदुस्तान के भीतर कुछ इंस्टेबिलिटी या कुछ जो दरारें हैं वो गहरी हों। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि ये जो पाकिस्तान की शरारत हो सकती है, या अपने यहाँ जो, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अपने यहाँ जो दहशतगर्दों के एजेंट हैं, उनकी भी ये शरारत हो सकती है कि वो हमारे बीच में एक जहर बोने की कोशिश करे। हमको कोई भी काम करने से पहले इसको समझना पड़ेगा, कोई भी नागरिक इसको देखेगा, और मुझे लगता है कि हमारा हर नागरिक इस मामले में सक्षम भी है और समझदार भी है कि वो ऐसे मौके पर इस प्रकार की जो फेक एक तरीके की वार है उसको चलाने में किसी की मदद नहीं करेगा, बल्कि उसका मुकाबला करेगा। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि जो साइकोलॉजिकल वार या प्रोपेगेंडा वार जैसे अभी उसने पाकिस्तान ने चलाई कि हमने तो हिंदुस्तान के 2 प्लेन्स जो हैं वो मार गिराए, ये प्रोपेगेंडा वार है, ये साइकोलॉजिकल वार है। और इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी हम ऐसा कोई भी ऐसा मीडिया अगर इस चीज को फैलाता है तो हम उसका विरोध करें, उसको हम करें। अशोक प्रभाकर जी, अब जो जंग होती है वो पहले की जंगों से बिल्कुल अलग हो गई है। अब तो मीडिया के जरिए भी, प्रोपेगेंडा के जरिए भी जंग की जाती है, और ये प्रॉक्सी वार तो हमेशा ही चलती रहती है, और ऐसे मौके पर ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और जहां फौजें महाज पर लड़ती हैं या मुकाबला हमारी सिक्योरिटी अफवाज करती है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक होती है, कहीं ना कहीं बड़ा असर भी करती है, मुल्क की आवाम को बड़ा मैसेज भी जाता है। तो इसको किस नियंत्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी जरा रोशनी डालिए सर। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हम देख रहे हैं हमारे जो पायलट के न्यूज आई है पहले और उसके बाद में क्लियर दिखाई दे रहा है उनके सिर पे चोट लगी है, चेहरे पे चोट दिखाई दे रही है। हम ये दहशतगर्द हमारे पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने उनको कैसे मिसट्रीट किया है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर कैसे उन्होंने मिसट्रीट करके उनको किस कंडीशन में लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने दोनों बातों में ध्यान रखना है, पाकिस्तान कैसे ट्रीट कर रहा है हमें ये देखना है, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम एकदम से उसकी बातों में फैल जाएं। हम रखेंगे, कोशिश करेंगे कि यस, जहां पर इस चीज को फॉरवर्ड करना हम जरूर फॉरवर्ड करेंगे, हम बात करेंगे, हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे, गवर्नमेंट अपने लेवल से हैंडल करेगी उसको, क्योंकि हमने देखा है जिनेवा कन्वेंशन सब बहुत क्लियर है। आपने हमारे पायलट गए वहां पर, आपने उनको ठीक से ट्रीटमेंट देनी है, आप उनको गलत ट्रीट नहीं कर सकते हैं। वो हमारे को आपके एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने सारे अपने पड़ोसी देशों से सबसे आप झगड़ा करते रहते हैं, आप कोई भी आपके साथ में बॉर्डर कोई भी आपके साथ क्लियर नहीं है। हर देश के अंदर आपके इकोनॉमी में क्या है, कुछ अभी आज की इकोनॉमी में कुछ नहीं है, और हर तरीके से द ओनली थिंग यू एक्सपोर्ट इज टेरर। और हिंदुस्तान ने ठीक स्टेप लिया था, आपके टेरर का जो आपका जहां से जन्म हो रहा है हमने उसको ही वहां पे खत्म किया है, और ये कार्रवाई करते रहेंगे, अब ठीक नहीं करेंगे।
बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। एक बार मैं फिर सर कैप्टन पनेसर के पास आना चाहूंगा। पहली जो अगर हम देखते हैं खासतौर से जब हमें ये लग रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 अगर कोई होगी तो वो ऐसा लग रहा था जैसे सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुई थी जमीन के जरिए, हमने एयर स्ट्राइक कर डाली। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहद चौंकाने वाली बात थी, वो संभल ही नहीं पाए आज, इसलिए उन्होंने ये कुछ छोटी मोटी हरकत करने की कोशिश की, वो अपनी आवाम को बताने के लिए वो एक अलग इशू है। लेकिन सर ये जो फैसला होता है, खासतौर से आप चूंकि साबिक डायरेक्टर रहे हैं फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से, तो ये एयर स्ट्राइक जो है कितनी कारगर होती है आमतौर पर? देखिए, एयर स्ट्राइक तो कारगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये चीजें जो फैलानी है, दुश्मनों की ये चाल होती है कि किसी तरीके से अफवाहें फैलाई जाए। और हमारे मुल्क में कुछ 2-4 शैतान होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को गिराना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो र्यूमर फैला देते हैं। ऐसे आदमियों को अभी थोड़ा चैन से रहना चाहिए और सरकार के साथ साथ देना चाहिए। कोई ऐसी अफवाह ना फैलाए, क्योंकि ऐसे मौके में अफवाहें जो वो दुश्मन का फायदा करती हैं, हमारा फायदा नहीं करेंगी। और ये अफवाहें फैलने वाले ये ना समझे कि वो सेफ है इस मुल्क में। इसमें हमें सबको एकजुट होकर सरकार का साथ देना पड़ेगा और कोई अच्छी सजेशन है तो वो भी उनको देनी पड़ेगी। लेकिन ये पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि इनके अंदर जो शैतान लोग हैं उनके थ्रू इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करा जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये उनका सर, मैंने एयर स्ट्राइक के हवाले से भी आपसे बात करना चाहा। एयर स्ट्राइक जो है उसका असर बड़ा कारगर होता है और ये सामने वाले को उम्मीद भी नहीं थी जो हमने कर दिखाया। मेरा सवाल आपसे ये सर, पनेसर साहब, मैंने दोबारा बोलिए जरा। सर्जिकल स्ट्राइक जमीनी की कोशिश में या सोच में लोग रहते थे, हमने एयर स्ट्राइक कर दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ, उनके यहां पर घुस करके, खासतौर से मकबूजा कश्मीर में घुस करके हमने दहशतगर्दों को मार गिराया, उनके अड्डों को तबाह कर दिया। एयर स्ट्राइक कितनी कारगर होती, मेरा सवाल यह था। वो इस सपने में ना रहे कि सिर्फ एयर स्ट्राइक की सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, हम ग्राउंड पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे पास काफी असला है, आदमी भी है, फौज भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर ये इमरान खान जी आए हैं जो स्पोर्ट्समैन है, अगर ये अपने देश की तरक्की चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ाना चाहते हैं, तो लड़ाइयों से या सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बढ़ेगी, उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और इससे सबक लेना चाहिए कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होगा। बेशक इससे किसी का फायदा नहीं, लेकिन पाकिस्तान ये बात समझने से अब बहुत आगे जा चुका है। अब तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा अगर उन्होंने अभी भी अपने यहाँ के दहशतगर्दों कैंपों को खत्म नहीं। पाकिस्तान को बिल्कुल इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमने उसके अंदर उनका ध्यान जमीन की तरफ है, जिसमें हमें नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं, क्योंकि हमारा मकसद बहुत क्लियर था। हमने जाके टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करना है। जहां से ये ब्रीड शुरू हो रहा है, हम उसको ब्रीडिंग को खत्म कर दिया है। और यही नहीं है, अगर इनकी ऐसी हरकत रहेगी तो ये हमारे हाथ में, हमारे हक के अंदर है। हमने एक ऐसे एरिया को चुना है जहां पे ओनली टेररिस्ट है। वी नॉट अट्रैक्टेड मिलिट्री टारगेट्स, हमने सिविल टारगेट दोनों को अलग रखे, खाली टेररिस्ट के अगेंस्ट गए हैं। आप रहिए जी सलाम के साथ।